हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम की आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 7वां वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अयोध्या में श्री राम जी के नए मंदिर के उद्घाटन के बारे में। सबसे पहले है मंदिर का उद्घाटन किस तिथि को हुआ है। डेट याद रखेंगे 22 जनवरी 2024 को। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है। इसके अलावा मंदिर में भगवान श्री राम के कौन से स्वरूप की प्रतिमा स्थापित हुई है। तो भगवान को यहाँ पर 5 वर्षीय बालक के रूप में उनकी मूर्ति स्थापित हुई है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, इस मूर्ति के निर्माणकर्ता या मूर्तिकार कौन है। इस मूर्ति को बनाने वाले व्यक्ति हैं कर्नाटक के अरुण योगीराज। कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। ये नाम भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा मंदिर को किस शैली में बनाया गया है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ आपने पढ़ी होगी इतिहास में। एक है उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और मध्य भारत में या दोनों का मिश्रण, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की शैलियों का मिश्रण, जिसको कि बेसर शैली कहा जाता है। तो ये मंदिर नागर शैली में निर्मित की गई है। इस मंदिर के निर्माण के लिए जो पत्थर हैं राजस्थान से लाए गए थे। इसके अलावा मंदिर के शिलान्यास से संबंधित तथ्य है, इसको भी याद रखेंगे। 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास किया गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से मंदिर निर्माण का फैसला आया, उसके बाद में 5 अगस्त 2020 को मंदिर का आधारशिला रखा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इस मंदिर के वास्तुकार कौन है, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चंद्रकांता बी सोमपुरा। चंद्रकांता बी सोमपुरा इस मंदिर के वास्तुकार हैं, मतलब डिज़ाइन इन्होंने ही किया है। मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी लार्सन एंड टूब्रो। मंदिर कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 2.7 एकड़। ये 4-5 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि परीक्षा में 1 लाइनर फैक्ट के रूप में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 2019 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसके बाद में 2020 से मंदिर का निर्माण शुरू हो गया था। मंदिर के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो जैसा आपको पता है, इस मंदिर के स्थान पर पहले मस्जिद था। उस मस्जिद का निर्माण किसने किया था। बाबर के एक मंत्री थे, इनका नाम था मीर बाकी। इन्होंने 1528 में 1528 में मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण करवाया था यहाँ पे। और 19 जनवरी 1885 को यहाँ पर विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद में 2019 में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आया। साथ ही 2020 में मंदिर निर्माण शुरू हुआ और जनवरी 2024 में 22 जनवरी 2024 में यहाँ पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई या मंदिर का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा मंदिर से संबंधित बहुत सारे तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। मंदिर से संबंधित बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल सकती हैं। आप चाहें तो इस PDF से इन दोनों पेजों को इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा में रामायण के कुछ कैरेक्टर्स या पात्रों के बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैसे ये KBC टाइप के प्रश्न हैं, तो इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि रामायण पढ़े होंगे या जो रामायण देखे होंगे टीवी में, उनको कुछ कैरेक्टर्स के नाम पता होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा दशरथ कौन है, कौशल्या कौन है, सुमित्रा कौन है, कैकेयी कौन है, सीता कौन है। इसके बाद में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में आपको पता होता है। ये कैरेक्टर जनरली हम सभी को पता होते हैं। कुछ कन्फ्यूजन वाले नाम हैं, उनको थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे कि उर्मिला। उर्मिला कौन है, तो उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है और माता सीता की सगी बहन है। मतलब जनक, जिनकी 2 पुत्रियां हैं, सीता और उर्मिला। साथ ही जनक के एक भाई हैं कुशध्वज, इनकी भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। श्री राम जी की पत्नी हो गई माता सीता, लक्ष्मण जी की पत्नी हो गई उर्मिला, भरत की पत्नी हो गई मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी हो गई श्रुतकीर्ति। ध्यान रखेंगे ये दोनों कौन किसकी पुत्रियां हैं। राजा जनक की 2 पुत्रियां हैं, सीता और उर्मिला। ये दोनों किनकी पत्नियां हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण की। सीता, राम, उर्मिला, लक्ष्मण, ये दोनों कम से कम बहुत ध्यान से याद रखेंगे। मांडवी और भरत का नाम याद रखेंगे, श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न का नाम याद रखेंगे। इसके अलावा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का नाम आपको पता है, कौन किसके पुत्र थे। भगवान श्री राम के बारे में आपको पता है, कौशल्या के पुत्र हैं। लक्ष्मण किसके पुत्र हैं, सुमित्रा के पुत्र हैं। शत्रुघ्न किसके पुत्र हैं, ये भी सुमित्रा के पुत्र हैं। और भरत किसके पुत्र थे, ये कैकेयी के पुत्र थे। ये कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, इन सभी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानती हैं। डिटेल जानना होगा तो यहाँ पे इस PDF से आप इसको कवर कर सकते हैं। रामायण के बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही भगवान श्री राम की पूरी वंशावली दी गई है, मतलब
इनके वंश के आदि पुरुष कौन थे? तो माना जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी से शुरुआत हुई थी इस वंश की और भगवान श्री राम तक की स्टोरी यहाँ पे पूरी टाइमलाइन दी गई है। इसके अलावा भगवान श्री राम से संबंधित महत्वपूर्ण किताबें भी हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक किताब है राम की शक्ति पूजा, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रामचंद्रिका के लेखक हैं केशव दास। राम आरती के लेखक हैं रामानंद। पौरुषेय रामायण के लेखक हैं नरहरिदास। कृतिवास रामायण के लेखक हैं कृतिवास ओझा। कंब रामायण, ये रामायण का तमिल ट्रांसलेशन है, इसके लेखक हैं कंबन। और रंगनाथ रामायण, यह रामायण का तेलुगु संस्करण है, इसके लेखक हैं रंगनाथ। ठीक, तो यहाँ पे कंबन या कंब रामायण के बारे में पूछा जा चुका है। रामायण का तमिल वर्जन किसके द्वारा लिखा गया है, इस प्रकार का एक प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, इसके लेखक हैं कंबन। ठीक है, तेलुगु में लिखा गया है रंगनाथ राव के द्वारा। तो ये 3-4 नाम हैं, इसको याद रखेंगे, खास करके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कंबन और रंगनाथ के बारे में। इसके अलावा 2 प्रश्न और हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कई बार स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया है। एक है रामचरितमानस के लेखक और दूसरा है रामायण के लेखक। रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास ने और रामायण लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है और ये लगभग 500 साल पुरानी ही रचना है, 15वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है। इसमें 7 अध्याय हैं या 7 कांड हैं अलग अलग। रामायण को त्रेता युग में लिखा गया है माना जाता है और इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। इसमें भी 7 अलग अलग कांड हैं या 7 अध्याय हैं कह सकते हैं। तो रामायण और रामचरितमानस में कम से कम लेखक का नाम, इसके रचयिता का नाम अवश्य याद रखेंगे, प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ पे। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2013 के बारे में। इससे संबंधित पुरस्कार 2024 में वितरित किए गए हैं और इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम था वेस्ट टू वेल्थ, मतलब वेस्ट से संपत्ति या वेल्थ का निर्माण। इसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी पर या प्रथम स्थान पर रहने वाले शहरों में इंदौर और सूरत का नाम इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। जनरली इंदौर को प्रथम स्थान पे रहने का गौरव मिला है पिछले 4-5 सालों से। इस वर्ष इंदौर और सूरत दोनों प्रथम स्थान पर हैं। सेकंड पे कोई नहीं है और थर्ड रैंक पे है नवी मुंबई। हालांकि यहाँ पे सिर्फ आप प्रथम स्थान पे इंदौर और सूरत का नाम याद रखेंगे। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ राज्यों में प्रथम स्थान पे है महाराष्ट्र, सेकंड है मध्य प्रदेश और थर्ड पे है छत्तीसगढ़। तो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये पूरी श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे रहा, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा, थर्ड रैंक पर। इसके अलावा सबसे स्वच्छ राजधानी का गौरव प्राप्त हुआ है भोपाल को। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है अटल सेतु के बारे में। अटल सेतु, जिसको कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है, ब्रिज का नाम किसके नाम पे रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। इसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है। इसका उद्घाटन कब हुआ है, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। जो महत्वपूर्ण तथ्य है पूछे जाने लायक, इस अटल सेतु की लंबाई कितनी है? अटल सेतु या इस पूरे ब्रिज की लंबाई है लगभग 22 किलोमीटर, 21.8 या लगभग 22 किलोमीटर इस पूरे ब्रिज की लंबाई है। साथ ही समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर और ज़मीन पर 5.3 किलोमीटर लंबा यह पूरा ब्रिज है। साथ ही भारत का सबसे लंबा पुल होने का गौरव भी इसे प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सबसे लंबा समुद्री पुल अभी तक इसको मान सकते हैं। इसके अलावा इस पुल के बारे में काफ़ी सारे अन्य फैक्ट हैं, एग्ज़ाम के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी उससे पहले 11 दिन प्रधानमंत्री मोदी जी देश भर के अलग अलग मंदिरों में अनुष्ठान कर रहे थे। 11 दिवस का ये पूरा विशेष अनुष्ठान था और इसमें उन्होंने कुछ मंदिरों में विजिट किया है, वहाँ पे पूजा प्रार्थना किया है। तो उन मंदिरों से संबंधित इतिहास या मंदिरों के महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। इस 11 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस मंदिर में दर्शन किया है उसमें एक है कालाराम मंदिर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कालाराम मंदिर गए थे। ये मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है कालाराम मंदिर। महाराष्ट्र के नासिक जिले के पंचवटी के निकट गोदावरी के तट पर यह मंदिर स्थित है। और कालाराम कहने का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे मूर्तियाँ
काले रंग की पत्थर से निर्मित है, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति है। ये काले रंग की शिला से या पत्थर से निर्मित है, इसीलिए इस मंदिर का नाम कालाराम पड़ा है। यह नागर शैली में निर्मित मंदिर है। अगला महत्वपूर्ण मंदिर है वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है। सबसे पहली प्राथमिकता तो यही रखेंगे कि मंदिर किस राज्य में है, किस जिले में है। ठीक है, तो वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा यह भगवान शिव को समर्पित है। कालाराम मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित था। इस मंदिर की निर्माण शैली किस प्रकार की है, तो आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में है और ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है, लेकिन द्रविड़ शैली में भी कई सारी उप शैलियाँ विकसित हुई हैं समय के साथ। यहाँ पे वीरभद्र मंदिर द्रविड़ शैली की एक उप शैली है, विजयनगर शैली। विजयनगर साम्राज्य के आसपास निर्मित है, इसीलिए इसको विजयनगर शैली नाम दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है श्री रामास्वामी मंदिर, केरल के थीसूर में स्थित है। इसे दक्षिण अयोध्या या दक्षिणी अयोध्या भी कहा जाता है और यह मंदिर भी क्योंकि दक्षिण भारत में है तो इस मंदिर की निर्माण शैली कैसी है, द्रविड़ शैली। अगला है प्रधानमंत्री जी के तमिलनाडु दौरे के दौरान उन्होंने कौन कौन से मंदिर में विजिट किया है, तो यहाँ पे है रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये कहाँ पे है, त्रिची या तिरुचिरापल्ली में स्थित है। त्रिची के श्रीरंगम में स्थित है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। एक है श्री रामास्वामी मंदिर और ये है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। इसके अलावा श्री रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम। अब इसको याद रखेंगे, ये जो रामनाथ स्वामी मंदिर है ये रामास्वामी मंदिर से अलग है। श्री रामास्वामी मंदिर केरल में है, जबकि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम या तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे भगवान शिव का एक मूर्ति स्थापित है। अगला है कोठंडाराम स्वामी मंदिर। कोठंडाराम स्वामी मंदिर यह भी तमिलनाडु में है, धनुषकोटी में स्थित है। एक है अरिचल मुनाई मंदिर जो कि धनुषकोटी में स्थित है। ठीक, तो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। इस वर्ष बहुत सारे रिपोर्ट जारी किए गए हैं। 2024 जून 2024 तक के जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं या रिपोर्ट हैं, इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। प्रश्न पूछा गया है इस सूचकांक के या इस रिपोर्ट के जारी करने वाले संस्था का नाम बताइए। तो इस वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। जून 2024 में यह रिपोर्ट जारी किया गया और इसमें प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप या इस देश में आइसलैंड में जेंडर गैप बहुत कम है। इसके अलावा भारत 129वें स्थान पर है। यहाँ पे जेंडर गैप कहने का मतलब है कि महिलाओं और पुरुषों में कितनी समानता है, महिलाओं को कितना सशक्त किया गया है या महिलाओं को कितने ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं या महिला पुरुष के अधिकारों में कितना गैप है, इसको कहा जाता है जेंडर गैप। ठीक, तो आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, मतलब यहाँ पे महिला पुरुषों को लगभग इक्वली ट्रीट किया जाता है। इस श्रेणी में भारत 129वें स्थान पर है। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। इसका मतलब है कि किसी देश में वहाँ की मीडिया को या प्रेस को कितनी स्वतंत्रता दी गई है, कितना पॉलिटिकली बायसनेस से दूर रह करके वो काम कर पा रहे हैं या राजनीति से कितना तटस्थ होकर के काम कर पा रहे हैं, ये दर्शाता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है जारीकर्ता कौन है। इसे जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था के द्वारा। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे पहले स्थान पर है और भारत का स्थान है 159। ये जो रैंकिंग है भारत के सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024, इसके हिसाब से भारत की जो लेटेस्ट आबादी है लगभग 144.17 करोड़ हो चुकी होगी। हालांकि अभी भारत में जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं क्योंकि कोरोना के समय जनगणना करना संभव नहीं हो पाया था और अभी भी जनगणना के बारे में क्या स्टेटस है इसको लेकर के सरकार में क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जो कि एक एस्टिमेट लगाता है कि हर 10 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ती है, तो एस्टिमेशन है कि भारत की आबादी 144.17 करोड़ पहुँच चुकी होगी। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण तथ्य है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के बारे में। इसे जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं शुरुआती वीडियोस में। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है और इसमें 2022 के आंकड़े जारी किए गए हैं। यहाँ पे भारत का स्थान कितना है, 134, और प्रथम स्थान पर कौन है, स्विट्जरलैंड। अगला है विश्व खुशहाली सूचकांक
इसे जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और इसमें फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। भारत की रैंकिंग 126वां है। नेक्स्ट है हिम तेंदुए पर रिपोर्ट। हिम तेंदुओं की संख्या के बारे में रिपोर्ट जारी किया गया है। जनवरी 2024 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, जिसमें से सर्वाधिक हैं लद्दाख में 477। इसके अलावा हिम तेंदुए सबसे ज़्यादा कौन से देश में हैं? चीन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023। इसके जारीकर्ता हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे हैं डेनमार्क। डेनमार्क में भ्रष्टाचार सबसे कम है। इसके बाद है फिनलैंड, थर्ड है न्यूजीलैंड। ठीक, तो इन देशों के नाम याद रखेंगे। सबसे पहला डेनमार्क है और सबसे खराब स्थिति में है सोमालिया। सोमालिया में भ्रष्टाचार सबसे अधिक है। इसके अलावा भारत की रैंकिंग क्या है? भारत को यहाँ पे 93rd रैंक प्राप्त हुआ है। 180 देशों में भारत की स्थिति है 93rd। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के बारे में। इसमें यह बताया गया है कि कौन सा देश सैन्य रूप से कितना सशक्त है। इस रैंकिंग के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति दुनिया में चौथे नंबर पर है। सैन्य शक्ति के मामले में यूएसए प्रथम स्थान पर है, रूस द्वितीय स्थान पर है और चीन तीसरे स्थान पर है। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में ये क्रम याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा सैन्य सक्षम देश है यूएसए, उसके बाद है रूस, फिर है चीन और उसके बाद में है इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसको जारी किया जाता है दो संस्थाओं के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से। एक है जर्मन वॉच और एक है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। हालांकि ये यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। भारत की रैंकिंग यहाँ पे महत्वपूर्ण है। भारत इस रैंकिंग में 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक। इसे जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग है 39th। अगला है लोकतंत्र सूचकांक 2023। इसे जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा और भारत की रैंकिंग है यहाँ पे 41। नेक्स्ट है विश्व में सैन्य खर्च के संबंधित एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसको सिप्री की रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसमें विश्व में कौन सा देश सैन्य शक्ति पर कितना खर्च कर रहा है यह बताया जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है यूएसए के द्वारा, सेकंड स्थान पर है चीन, थर्ड पे है रूस और चौथे स्थान पर है भारत। अब यहाँ पे हमने अभी रिसेंटली एक और फैक्ट पढ़ा था कि कौन सा देश कितना सैन्य सक्षम देश है। वहाँ पे ये रैंकिंग थोड़ी सी चेंज हो गई थी। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि यूएसए सर्वाधिक सैन्य सक्षम है, उसके बाद में है रूस, उसके बाद में चीन और चौथे स्थान पे भारत। यहाँ पे जब खर्च की बात आती है तो खर्च के मामले में चीन सेकंड स्थान पे है और रूस तीसरे स्थान पे है। भारत यहाँ पर चौथे स्थान पे खिसक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिप्री का फुल फॉर्म याद रखेंगे और सैन्य खर्च के मामले में ये रैंकिंग याद रखेंगे। ठीक है, हमने सैन्य खर्च या सैन्य शक्ति के बारे में दो अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक तो है सैन्य खर्च के बारे में है और एक है सैन्य शक्ति के बारे में है। ठीक है, कौन सा देश कितना सैन्य शक्ति संपन्न है। ठीक, तो भारत की रैंकिंग दोनों में ही चौथे स्थान पर है। अगला है एक रैंकिंग जारी किया जाता है देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के लिए, NIRF रैंकिंग 2024। इसमें JNU को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024। इसमें यह बताया गया है कि कौन सा देश फ्यूचर के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित चुनौतियों से लड़ने के लिए कितना सक्षम है या कौन सा देश रिसर्च में कितना आगे है। यहाँ पे सिंगापुर प्रथम स्थान पर है और भारत यहाँ पे 72वें स्थान पे है। इसको जारी किया गया है IMF के द्वारा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।